लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था इकॉनमी में? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को हमने डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करेंगे। तो आप यहाँ से स्टार्ट करें। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन ये आर्टिकल 280 के अधीन आता है। अनुच्छेद, चूंकि हम बजट की बात कर रहे हैं तो फाइनेंस कमीशन की बात ना हो ये सही नहीं होगा। फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग का काम क्या होता है मालूम है? इसका काम क्या होगा? तो इसका काम होता है मनी या फिस्कल डिवीजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। आप ये भलीभांति जानते हैं कि जो टैक्स कलेक्शन है, स्पेशली जीएसटी, वो कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। पर सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ के लोगों से करती है? हिमाचल के लोगों से, पंजाब के लोगों से, केरल के लोगों से, तमिलनाडु के लोगों से, राज्यों से लेती है ना। भारत को अलग थोड़ी ना है, राज्यों से ही बना है। तो अब उस टैक्स के हिस्से में उस राज्य का शेयर भी होना चाहिए, ट्रू कि नहीं? अब कितना किसके साथ बांटना है पैसा? केंद्र सरकार जब हिमाचल के लोगों से जीएसटी लेगी तो कितना फिर उसमें हिमाचल सरकार को पैसा देना है, ये कौन तय करता है या ये कौन रिकमेंड करता है? फाइनेंस कमीशन। पर जरूरी नहीं कि फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को केंद्र सरकार माने ही माने। ये सिर्फ क्या होती हैं? रिकमेंडेशंस या ऑर्डर्स नहीं होते। तो ये देते हैं सिर्फ क्या? रिकमेंडेशन मीन्स सुझाव होते हैं इसको हिंदी में। तो फाइनेंस कमीशन जो है सिर्फ सुझाव देता है, रिकमेंडेशन देता है। अभी केंद्र सरकार पर डिपेंड करता है कि उसको मानना है या नहीं मानना है, ये उन पे डिपेंड करता है। तो एक बात है यहाँ से जो हमें जाननी चाहिए थी। अब इसके बाद जो हमें फर्दर टॉपिक डिस्कस करना है वो है स्टैट्यूटरी बॉडी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज के बारे में इसके अंदर ही। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स में स्टैट्यूटरी स्लैश क्वासी जुडिशियल बॉडीज। क्या बता सकते हैं कि व्हाट इज स्टैट्यूटरी बॉडी? बनते विच आर क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्वासी जुडिशियल, अभी कहा मैंने एनजीटी के बारे में। तो क्वासी जुडिशियल बॉडीज वो हैं जो जजमेंट या फैसला कोर्ट की तरह सुना सकते हैं, बट सारे मैटर में नहीं, जो मैटर सिर्फ उनको दिया गया उसी मैटर में है, तो होती हैं क्वासी जुडिशियल बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एक इस तरह की संस्था है जो स्टैट्यूटरी बॉडी भी और क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है। तो इसमें
CBDT। तो CBDT की फुल फॉर्म ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT। अब आप ये बात भी क्लियरली जानते होंगे कि डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है। लाइक इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और मेनली इनकम टैक्स। तो जो डायरेक्ट टैक्सेस है उनको कलेक्ट कौन करेगी? CBDT। हमारे देश में कई लोग हैं जो इनकम टैक्स नहीं पे करते हैं, जबकि वो उस दायरे में आते हैं। तो ये कर की चोरी है कि नहीं है? अब इनके पीछे कौन पड़ेगा? कोई टैक्स की चोरी करता है? नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। जिसका इंस्पेक्टर बनना हो तो SSC CGL का पेपर निकालना पड़ता है और सैलरी है 67,000 स्टार्टिंग में, जो IAS की है, राइट। तो SSC CGL का पेपर हो गया? SSC CGL GL में अगर इंस्पेक्टर के पद पे भी आप जाते हैं तो बहुत हाई सैलरी है। इनको TA DA बहुत हैवी दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी इनका जो सैलरी पैकेज है वो बहुत ही अधिक है और इसको निकालना भी कोई इतना टफ नहीं है और सीट भी काफ़ी होती है। 100 तो खाली इंस्पेक्टर ही बनेंगे, इनकम टैक्स के, कोई एक्साइज का, कोई कस्टम का, कोई ये, कोई GST, कोई ये, तो बहुत सारे इंस्पेक्टर के पद होते हैं इसके अंदर। SSC CGL रीजनिंग मैथ जी के सारा वही है, सब वही है। इंग्लिश कई बिहारी दोस्त हैं, इंग्लिश कुछ नहीं निकाल गए सारे दोस्त। जूनियर थे मेरे कॉलेज में वो, क्योंकि बिहारी व्यक्ति कुछ भी कर ले वो चाहता सरकारी जॉब ही। तो मेरे जितने भी कॉलेज के जूनियर थे सभी जो है इंस्पेक्टर, GST को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सारे उसमें चले गए। बीटेक करी, उसके बाद उन्होंने 2 साल जॉब करी, फिर लग गए तैयारी करने में। मगर हमारे जो ऊपरी इलाके जैसे हिमाचल है या यहाँ लोगों का स्टैमिना बड़ा कम है टिकने का। स्टैमिना वहाँ के लोगों का स्टैमिना टिकने का बहुत ज़्यादा है, वो लगे रहते हैं उन लोग। ऐसे कई लोग हैं जो आप बड़े नॉर्मल से रहते हैं। और हमारे ऊपरी नॉर्दर्न एरिया में जो ऊपर वाला थोड़ा डेवलप्ड है, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, ये इनमें शौक बहुत ज़्यादा है। ये बहुत, जैसे फ़ोन अच्छा ना हो, किसी का फ़ोन अच्छा है उससे कॉम्प्लेक्स खा जाएंगे। किसी कपड़े अच्छे पहन लिए, उनके अच्छे कपड़े नहीं हो, कॉम्प्लेक्स खा जाएंगे उसी से। कुछ पोस्ट देखेंगे फेसबुक के ऊपर, किसी ने ये कर दिया, पार्टी कर रहे हैं, बस कॉम्प्लेक्स खा जाएंगे उसी से। तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई हैव सीन कि हमारे ऊपर नॉर्दर्न के बच्चे के इलाके में स्टेमिना ही कोई नहीं है। और बिहार के जो बच्चे हैं वो तीसरा बार दे रहा है पेपर, फिर रिलैक्स होते हैं, चौथी बार निकाल देंगे बिग स्माइल ऑन द फेस। उनमें ये चीज़ बंदी कहाँ से आ रही है? पर है उनमें। आप तभी पाएंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी जॉब है वहाँ ज़्यादातर आपको यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में मिलता है। ये उनमें कुछ अलग से बिहार के बच्चे बिहार में नहीं रहने देते हैं, क्योंकि जैसे रेलवे की वैकेंसी आती है सबसे कम पहले बिहार की जाती है। बिहार के बच्चे भी बिहार के नहीं, बाकी जगह पे लोग भी बिहारी करते हैं, पर बिहार में कभी नहीं देते। हाँ, देखो, एक तो बिहार में प्राइवेट जॉब्स नहीं है ना। यहाँ का बच्चा एक बार पेपर नहीं निकलेगा, बद्दी निकल जाएगा, अगले दिन सुबह बस पकड़ मारूंगी, है कि नहीं? ऐश करेंगे, फ़ोन लेंगे, कपड़े लेंगे, मॉल में जाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, मज़े करेंगे, वो उनका थॉट ये चलता है। मगर चूंकि बिहार में कोई प्राइवेट जॉब नहीं है तो उनके लिए जॉब मतलब सरकारी ही ऐसी भी बात है। वो सोचते सरकारी के बारे में। इस कारण गवर्नमेंट जॉब से सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादातर यूपी, बिहार के लोगों का वहाँ टंका बसता है। वो टिकते हैं 5-5 साल, 3-3 साल। हमारे यहाँ नहीं टिक पाते लोग। नहीं, मेहनत तो करते हैं, मैं आपको बताऊँ, थोड़ा उनका दिमाग ऐसा टिपिंग ही नहीं है। पर आप पाएंगे कि वो जो बच्चे ना वहाँ के हैं, यूपी या बिहार के जो बच्चे हैं, उनका जो माइंडसेट है मॉडर्न नहीं है। वो सिर्फ बुकिश ज्ञान ले सकते हैं, मॉडर्न माइंड नहीं है उनका। वैसे बोला ठीक नहीं ये चीज़ें, मैंने ऑब्जर्व किया है काफ़ी बच्चों को। आप नॉर्दर्न पंजाब यहाँ के बच्चों का बहुत पाएंगे वन तो और ये चीज़ बड़ा सोचते हैं वो लोग। कोई करने के, कोई कभी मुंबई जा रहा है, फटाफट इन चीज़ें इनमें बहुत सारा है। पर सरकारी जॉब की जो फील्ड है ना, उसमें टिकना जरूरी है और रट्टे मारना और पढ़ाई करना बड़ा जरूरी है। उसके लिए 6-6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो ऊपर के लोग आप नॉर्दर्न साइड के पाएंगे कि थोड़ा सा भी तेज है तो
बहुत पैसे कमा रहा होता है, कहीं दुबई निकल जाता है, कहीं कहाँ निकल जाता है, तो उसका माइंड बहुत ही एक्टिव होता है, एक्सपोज्ड माइंड उसका एक्सपोज्ड होता है। मगर यहाँ के लोग का माइंड इतना एक्सपोज्ड नहीं है। ज़्यादातर माइंड उनके, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, जैसे हमारे दोस्त बिहारी 1970 वाले गाने सुनते हैं, कुमार सानू उनका फेवरेट सिंगर है। इट मीन्स वो उनका अभी वही टिका हुआ उसी उसमें है। उनका ड्रेस सेंस देखेंगे वो भी काफ़ी उनकी ओल्ड लगती है। तो अगर प्राइवेट कंपनी में किसी ने प्रोग्रेस करना हो तो प्राइवेट कंपनी में ज़्यादातर लोग नॉर्दर्न इंडिया के प्रोग्रेस करते हैं अच्छी पोस्ट के ऊपर, अच्छी कंपनीज में। कौन लोग हैं वो? नॉर्दर्न इंडिया के। बिहारी यूपी प्राइवेट कंपनी में मार खा जाते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा स्केल, इंग्लिश थोड़ी, ये थोड़ा स्टाइल, ये पर्सनैलिटी चाहिए, वो होती नहीं उनके। पर्सनैलिटी मार खा जाते हैं लोग। ज़्यादातर एनडीए सीरीज में कौन लोग आते हैं? हमीरपुर कनाडा इधर निकलते हैं बच्चे। एनडीए सीरीज कैप्टन में कौन निकल रहा है? कौन नेवी में कैप्टन बन रहा है? कौन आर्मी में लेफ्टिनेंट बन रहा है? ज़्यादातर नॉर्दर्न इंडिया के लोग, या केरल के लोग, या तमिलनाडु के लोग। बिहार यूपी के बहुत कम निकलते हैं। पर्सनैलिटी में मार खा जाते हैं, एसएसबी में मार खा जाते हैं लोग। जो भी एक है वो तो वन साइडेड होते हैं। जैसे हमारे हिमाचल के सारे तरफ एक्टिव होते हैं कि वो भी वो वन साइडेड होता है। मतलब एक गोल है, मैंने आपको बताया था शायद, एक मेरा फ्रेंड 3 महीने में जेई की उसने कोचिंग की, 3 महीने में वो जेई लग गया है। एसएससी जेई को टेस्ट करके वो भी कैसे कि मतलब कोचिंग में इतना टाइम में जल्दी होता नहीं जेई के सिलेबस। तो टीचर का जहाँ रूम था क्वार्टर लिया हुआ ना, उसके साथ उसी बिल्डिंग में उसका था। उसने रोज बस कोचिंग सर मैं क्या बोलते पढ़ाऊं, वो टीचर बोला रात को 12 बजे सोने नहीं देता था। सर आप क्यों पैर दबा देंगे सर? आप लिए पानी ले आएंगे, किसी भी हद तक चमचा की गिरी भी नहीं होती। वो जानते हैं कि उनको अगर आगे जाना है तो कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। सीरियसली ये पानी भरते हैं कि शाम को आकर और चपाती बना के निकलते हैं 9 बजे उनके लिए। तो जो भी है, मेहनत सबकी अपनी अपनी है, जैसे जो उनकी है। चलिए छोड़ी सी इसको। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी एंड क्वासी जुडिशियल। और डायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनकम टैक्स एक तरह से, वैसे और भी है मगर मेनली आप ये मानिए। तो जो टैक्स नहीं देगा उसके पीछे कौन पड़ेगा? होता है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेट पड़ेगी उसमें, ये करेंगे। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग जो है वो छानबीन करेंगे, तो रिपोर्ट किसे देंगे? सीबीडीटी को। वो उस पर फिर फैसला सुनाएंगे, इसमें फाइन लगाओ या कुछ भी करना है, उस केस का कोई भी निपटारा करना है तो सीबीडीटी करेगी। एक कोर्ट की तरह फैसला सुना सकती है, पर सीबीडीटी जांच नहीं करेगी। जांच तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही करेगा, क्योंकि नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग ये करते हैं चीज़ है। दूसरी बात है CBIC, नेक्स्ट बॉडी है CBIC। CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड CBIC इंटर टैक्सेस एंड कस्टम्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ Central Board of Income Tax and Custom। Income Tax and तो Central Board of Income Tax and Custom। सही। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम टैक्स एंड कस्टम्स की हम बात करें। कस्टम जानते हैं क्या होता है? व्हाट इज कस्टम? कस्टम ड्यूटी आपने नाम सुना है, तो ये क्या होती है? हाँ है तो इनडायरेक्ट, मगर क्या चीज़ है? व्हाट इज कस्टम ड्यूटी? कोई भी सामान विदेश से आए तो उसे कर चुकाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। तो कई लोग हैं जो बाहर से सामान लाते हैं, बाहर से सामान मतलब कहीं विदेश से कुछ लेके आना, तो विदेश से कुछ भी, या तो कोई ट्रेडर है, व्यापारी है, उसे तो देना ही पड़ना टैक्स। पर कई बार लोग पर्सनल लेवल पे भी सामान लेके आते हैं। जैसे मान लो आपके कोई भाई हैं या कज़न हैं, वो रहते हैं दुबई में या अमेरिका में, वहाँ से बैग में सामान लेके आए, आपके लिए फ़ोन लेके आए हैं। दुबई में आईफोन काफ़ी सस्ता मिलता है, और वहाँ से वो लेके आए हैं आपके लिए, तो अगर उन्होंने चेक नहीं करवाया, जो भी सामान लाया जाएगा चेक करवाना पड़ेगा उनको, और उस पर उनको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी।
ये नहीं कि सभी लोग अपने लिए, जैसे हमारे मामू दुबई में 10 फ़ोन लेके आना, एक मेरा भाई है, एक मेरी आंटी उन्होंने मंगवाया है, ऐसे नहीं चलेगा। तब तो हमारे देश के अंदर के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको नुकसान हो जाएगा इस तरीके से। तो बाहर से आप सस्ते के चक्कर में अगर इंपोर्ट करेंगे तो नेचुरली उनको नुकसान होता है लोकल मार्केट को। तो जो भी बाहर से लाएगा उसे एक ड्यूटी पे करनी पड़ती है। ड्यूटी मीन्स क्या कर बोलते हैं इसको, ड्यूटी को शुल्क, सॉरी शुल्क, हाँ सीमा शुल्क मन कस्टम ड्यूटी। तो सीमा शुल्क, सीमा तो आप जानते हैं सर कितना करना पड़ता, मतलब कुछ लिमिट होती है? वो वेरी करता है। जैसे मान लो प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक है तो डिफरेंट होगा, प्रोडक्ट एग्रीकल्चर है तो डिफरेंट होगा। कस्टम ड्यूटी फिक्स कभी नहीं होती, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है। जैसे मान लो जब सरकार को लगे कि नहीं प्याज हमारे देश में महंगा हो रहा है और प्याज है ही नहीं देश में, काफ़ी कम उत्पादन इस बार हुआ है, तो बाहर से वो जब इंपोर्ट करवाएगी तो कस्टम ड्यूटीज पे कम कर देगी ताकि सस्ता प्याज अंदर एंटर करे। तो वो डिपेंड करता है कि सरकार ने समय पे किस प्रोडक्ट पे कितना रखा है। जीएसटी है वो फिक्स है, मगर यहाँ पे हमेशा चेंज होता रहता है, कस्टम ड्यूटी चेंज होती रहती है। इसके बाद जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, थर्ड है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, CBEC। ये भी कैसी बॉडीज हैं, स्टैट्यूटरी एंड क्वासी जुडिशियल। इन बॉडीज के बारे में कई बार सवाल आया है कि CBDT कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है कि एग्जीक्यूटिव है, तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, क्योंकि उनका आपस में मतभेद नहीं है ना। क्वासी जुडिशियल बॉडी मीन्स आपके पास जुडिशियल पावर्स हैं, स्टैट्यूटरी मीन्स आप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाए गए हैं, तो आपस में कोई टकराव नहीं इन दोनों स्टेटमेंट्स का। हाँ जी क्या हुआ जी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। अब यहाँ पे एक नया शब्द आ गया, एक्साइज। एक्साइज क्या होता है? एक्साइज समझना हो तो आपको इसको थोड़ा सा ऐसे समझना है, एक्साइज ड्यूटी से। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है मालूम है? देश का में जो उत्पादन होता है, कुछ भी उत्पादन देश में, उस उत्पादन पर लगने वाला शुल्क एक्साइज ड्यूटी होती है। तो लोकल प्रोडक्शन पर ये भी इनडायरेक्ट है। तो देश में लोकली कुछ भी पैदा हो रहा है उस पर जो लगता है कर, वो होती है एक्साइज ड्यूटी, राइट। लगाती कौन है? केंद्र सरकार। एक्साइज ड्यूटी भी और कस्टम ड्यूटी भी। वैसे नाम स्पष्ट है, सेंट्रल मीन्स व्हाट, केंद्र, वहीं से स्पष्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट का तो है नहीं। एक्साइज, अब देखो देश में कुछ भी बन रहा है उस पर ड्यूटी पड़ती है एक्साइज। फोन बने देश में, देश में बने नमक, या देश में बने कोई मसाला, या इवन सीमेंट, या कुछ भी अल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू, इन सब पे लगती है एक्साइज ड्यूटी, राइट। तो अभी अल्कोहल पे तो बहुत ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी है। जैसे पेट्रोल है तो पेट्रोल पे लगभग 12 रुपये एक्साइज ड्यूटी है, लगभग 12 रुपये एक्साइज ड्यूटी है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये मतलब साफ होता है कि सरकार जो है वो देश में जो भी उत्पादन होगा उस पर कर लगाएगी और वहाँ से वो पैसा कमाती है। तो एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी का एक और डिपार्टमेंट है CBEC। अब बात करें GST जो है कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया GST, और GST कलेक्शन करना भी CBEC के ऊपर ही निर्भर रहता है। CBEC इसे देखिए, राइट है इसके अंदर, राइट। तो अगर आपको मैं यहाँ से पूछूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी अमेंडमेंट हुई जिस अमेंडमेंट के बाद GST लाया गया? बिल्कुल सही,
तो 101 अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। तो जब संशोधन किया गया संविधान में 101वां, तो देश में जीएसटी लागू किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। और जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है मालूम है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। एक कैसा टैक्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट है। देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या होता है? डायरेक्ट होता है जो सरकार जनता से डायरेक्टली लेती है, जैसे इनकम टैक्स। आपको जो भी इनकम टैक्स रिस्पॉन्डिंग है उसको सरकार को डायरेक्टली देना पड़ता है। मगर जो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जैसा आपने लिया, सपोज करिए आपने सीमेंट लिया, मोबाइल फोन लिया, तो आप सरकार को टैक्स जमा कराने नहीं जाते। ये टैक्स पहले से लगकर आता है उत्पाद के ऊपर, आप उसकी फिर फाइनल पेमेंट चुकाते हो। ऑलराइट, तो जैसे एक बड़ा गोदाम है, वहाँ होलसेल का काम है, तो होलसेल वाले ने ये जो फोन है, मोबाइल फोन, ये मैन्युफैक्चरर से लिए होंगे। मैन्युफैक्चरर मान लो एप्पल है, तो एप्पल कंपनी से उसने फोन लिए, तो उसको वहीं पे सारी पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसमें सारे टैक्सेस क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। तो पेमेंट वो करके आया और माल वो लेके आ गया होलसेल के अंदर। अब उसने जो पैसा उस पर लगाया है वो कैसे रिकवर करेगा? इसको रिटेल में बेच कर। रिटेल मतलब खुदरा खुली जो दुकानें होती हैं, जिसमें कि एक फोन, 2 फोन बिकते हैं। होलसेल में जहाँ पे 1000 सेट या 1 लाख सेट ऐसे सेट मिलते हैं ना, वो होलसेल का काम होता है। तो होलसेल वाला पेमेंट करके आया किसकी? कंपनी के भी, और टैक्स सब चुका के आया है। और अब उसने ये किसको देने हैं? रिटेलर को, जो चंबा का दुकानदार है, कांडा का दुकानदार है, उनको देने हैं। तो उसने पैसे उनसे ले ली सारे। अब आपके या हमारे बिहाफ पर किसने पेमेंट की है? सारी प्रोडक्ट की भी और टैक्सेस की भी, रिटेलर ने, दुकानदार ने। जैसे हम पे करेंगे तो वो भी मुक्त हो जाएगा जिसने पेमेंट की थी। और अल्टीमेट पेमेंट का बोझ किसके ऊपर आया? फिर हमारे ऊपर आया कि नहीं आया? अल्टीमेट टैक्सेस किसने पे किए? ये कस्टमर ने। ये बात और थी कि चेन कैसे बनी है। कंपनी से पहले होलसेलर ने लिया, होलसेलर से फिर रिटेलर लिया, और रिटेलर ने फाइनली हमें जब दिया तो उसने सारी वसूली कर ली है जो भी उसने पेमेंट की है, इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑल्सो। तभी तो जब वो बोलता है कि कितने का फोन है, ये मालूम होता है 9000 का फोन है, तो उसमें क्या लिखा होता है साइड में? इंक्लूडिंग ऑल दी टैक्सेस। आप अगर नमक लेते हैं, हल्दी लेते हैं, चाय पत्ती लेते हैं, लिखा होता है उसमें मैक्सिमम प्राइस इंक्लूडिंग दी टैक्सेस। तो आप टैक्स उसमें चुकाते हैं। तो देश का गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स पे करता है, पर कौन से वाला? इनडायरेक्ट माने जैसे जीएसटी हो गया, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो सभी पे करते हैं। नमक तो हर कोई यूज करता है, नमक, हल्दी, ये चीजें सारी यूज करते हैं, हर घर में ये चीजें यूज होती हैं, तो सभी टैक्स तो पे कर ही रहे हैं। तो इसलिए कोई ये कहे कि सिर्फ अमीर आदमी टैक्स पे करता है, वो सही बात नहीं है। गरीब आदमी भी टैक्स पे करता है, राइट। और गरीब आदमी उत्पाद का यूज करता है। यदि गरीब आदमी अल्कोहल यूज करता है तो काफी ज्यादा टैक्स दे रहा है वो। अगर सिगरेट, तंबाकू यूज करता है तो काफी हैवी टैक्स दे रहा है वो। इवन टबैको वाले जो प्रोडक्ट आते हैं, खैनी और ये जो भी है टबैको प्रोडक्ट आते हैं, कुछ इनके जैसे गुटखा, कई नाम है इनके, तो ये जो प्रोडक्ट है इन पे बहुत हैवी टैक्सेस होते हैं। ऐसे एक गुटखा मान लो 5 रुपए का आता है, तो उसकी अपनी कीमत 1 रुपए भी नहीं होती है। मुनाफा प्लस क्या होता है उसके अंदर? टैक्सेस इन्वॉल्व, तो काफी हैवी टैक्स लगाते हैं। जैसे मैंने कहा भी था आपको कि ये जो एक जुबान केसरी, कौन सा है वो प्रोडक्ट? वो पान बार, बिमल पान मसाला, बोलो जुबान केसरी। तो इसमें 3 बड़े एक्टर, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, तीनों, कोई ऐड आज तक देखी जहां इतने तीनों एक्टर हुए मौजूद है? एक कोई ऐड ऐसी नहीं बनी आज तक जहां पे 3 इतने टॉप एक्टर उसमें मौजूद हो। तो अफोर्ड किसने किया इनको? बोलो जुबान केसरी ने अफोर्ड किया, मैंने इसको ये विमल पान मसाला ने अफोर्ड किया। इसका मतलब कि कितना पैसा खर्चते हैं ऐड के ऊपर, एडवर्टीजमेंट पर कितना पैसा खर्च करते हैं। और जब अक्षय कुमार भी इसमें आए तो अक्षय कुमार का काफी बैकलैश हुआ। लोगों ने कहा कि आप तो जान जाते हैं कि आप फिटनेस सुबह 9 रात को 9 सो जाते हैं, सुबह 4 जाते हैं, ये क्या जुबान केसरी, ये क्या मतलब? जब आप फिटनेस का लोगों को मंत्र देते हैं कि फिट रहो, स्वस्थ रहो, जिम जाओ, फिर जुबान केसरी क्यों बीच में ला रहे हो? गुटखा क्यों खाएं इसके लिए बीच में? तो उन्होंने कहा कि गलती से हुआ है, उन्होंने थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया,
दोबारा फिर आ गए हो, उनको मालूम है कि भारत की जनता 15 लाख वापस आने को भूल सकती है, तो अक्षय कुमार क्या चीज़ है? दैट इज वाई पब्लिक मेमोरी इज वेरी वेरी शॉर्ट। और सीरियसली हम भी कभी बार सोचते हैं कि किसी ने हमारे बारे में कुछ कहा, इवन आप भी सोचते होंगे, तो लोग भूल जाते हैं 2 महीने बाद। इज इट ट्रू और नॉट? दैट इज वाई एवरीबडी डज दैट। तुमको लगा कि नहीं अब पब्लिक थोड़ा सा भूल चुकी है, दोबारा उनके याद आ रही है। और आज की डेट में टीवी पे आ रहे कि नहीं आ रहे अक्षय कुमार? आप नेट पे सर्च करना, अक्षय कुमार ने कहा था मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये कैसी ऐड है, मुझे नहीं पता था कि इसमें गुटखा है। इतना मासूम है। हाँ मतलब फिर सोए ऐड करवा ली किसी से, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे मालूम नहीं था ये गुटखा है, इसलिए मैं ये ऐड नहीं करूँगा, मैं भी वापस लेता हूँ, उनके पैसे में वापस करने जा रहा हूँ, ये जो भी है। और जस्ट 2-3 हफ्ते हुए नहीं, किसी ने कहा हो कि यार भूल जाते हैं लोग, छोड़ो दोबारा आ जाओ, तो दोबारा आ गई। दिस शोज दैट कि जो गुटखा कंपनी है वो किसी भी हाल में चाहते हैं ऐसे लोगों को इन्वॉल्व किया जाए और फिर चलता धंधा हुआ। तो ये जो टैक्सेस हैं जीएसटी, ये 2017 में पास किया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन की 101 अमेंडमेंट थी। अब लास्ट है, इसमें नहीं अलग टॉपिक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। नेक्स्ट टॉपिक है, कोई इसमें नहीं है, संबंध बने हम जो पढ़ रहे थे वो था स्क्रूटनी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज। अभी अलग टॉपिक है और टॉपिक का जो नाम है वो है सब ऑर्डिनेट बॉडीज। सब ऑर्डिनेट बॉडीज, तो सब ऑर्डिनेट बॉडीज की हम बात करेंगे। तो जहां तक संबंध है सब ऑर्डिनेट बॉडीज का, तो आपको बता दूं 2 बॉडीज बहुत ही फेमस इसके अंदर है, एक है ईडी और दूसरा है सीबीआई। अक्सर केंद्र सरकार, कहीं सरकार गिरानी हो तो इन दोनों को इस्तेमाल करती है। ये दोनों कहीं से भी कुछ निकाल सकते हैं, थोड़ी भी करप्शन होगी वहां से वो निकाल देंगे। तो इन दोनों का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए है? करप्शन की जांच करने के लिए, करप्शन की जांच। जैसे मान लो आप शरीफ आदमी हैं, पर आपके ऊपर भी सीबीआई की रेड पड़ जाएगी तो आपको भी दिक्कत पैदा हो जाएगी, क्योंकि आप अगर सही भी हैं तब भी उनका जो तरीका है छानबीन करने का बहुत ही इंसल्टिंग और परेशान करने वाला होता है। घंटों घंटों आपको बिठा के रखती है, पूछताछ करती है कि आप तब कहाँ थे, आप वहाँ कब गए थे, कई आदमी भूल भी जाता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो उस केस में काफ़ी हैरेसमेंट होती है, काफ़ी हैरेसमेंट करते हैं। तो कई बार सीबीआई का पर्पस भी ये होता है जांच करवाने का कि उस पर्सन को हैरेस किया जाए किसी भी हाल में, ताकि अपने ऑब्जेक्टिव से थोड़ा सा वो हट जाए जो काम कर रहा था। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है इसका फुल फॉर्म। एनफोर्समेंट जो डायरेक्टरेट है, राइट, तो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं सबसे कैसी रेड होती है? हाँ जी, नहीं फिल्मों में थोड़ा सा ग्लैमराइज करते हैं रेड को, स्टाइल चश्मा डाल के। ये नहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा आप चेक करो एक बार। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो जब पास किया गया था और फेमा जब पास किया गया था, ये बार चेक करना। 1956 श्योर, 1956। तो पीएमएलए मीन्स प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फेमा फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट। तो क्या फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट 1956 का है, वाला चेक कर लेना, क्योंकि तभी बनाई गई थी। फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट 19 फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, हाँ, 1999 और ईडी सर ये 1956 में काम हुई है ना, और ये जो फेम आया वो 1999 फॉरेन एक्सचेंज। और पीएमए 2002 का है। पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और चेक कर लो आप लोग। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 1956
क्योंकि 2 कानून को ये हैंडल करती हैं। एक ये मिनट 2002 का है सर। ये 2002 का है PMLA और फेमा 1999 का और ED है 1956। ये कंफर्म है ना? Yes, sir. चलो मैं इसको लिख रहा हूँ तो आप कंफर्म कर देना इस चीज़ को। ये लोग कुछ हम रॉन्ग लिखते हैं इसके अंदर। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है? ब्लैक मनी को अवॉइड करना। तो कोई भी ब्लैक मनी को अवॉइड करेगा तो उसके पीछे कौन पड़ेगी? ED। काम ही उसका यही है ना कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो फेमा होता है फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ से पैसा लेके कहीं भाग जाता है, जैसे विजय माल्या है या दूसरे लोग हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज के मामले में उनको जो है टैकल कौन करेगा? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो विजय माल्या हो या नीरव मोदी, उनके पीछे कौन पड़ा है? ED पड़ी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और CBI का बेसिक पर्पस करप्शन के साथ साथ में क्राइम को भी डील करना है, जैसे मर्डर हो गया, कुछ हो गया, यही जो सीरियस क्राइम होते हैं, सीरियस वाले क्राइम जिन्हें पुलिस हैंडल नहीं कर सकती हैं, तो फिर उन्हें CBI को सौंपा जाता है। तो कई बार ऐसे सीरियस केसेस होते हैं मर्डर के आदि, जिनको सॉल्व करने में लोकल पुलिस नाकाम हो जाती है। तो फिर मांग की जाती है किससे? CBI से कि आप छानबीन करो। तो CBI थोड़ी सी सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी से उनको निष्पक्षता, जैसे मान लीजिए मैं आपको अभी कहा, ऐसे हिमाचल में चंबा में क्राइम होता है तो छानबीन कौन करेंगे? यहाँ के लोकल, कोई भटियात से होएगा, कोई डलहौजी से होएगा, कोई तो कांगड़ा से होएगा, यही लोग होंगे ना। कहीं ना कहीं तार इनके आपस में मिले हो सकते हैं, तो शायद छानबीन प्रॉपर तरीके से ना करें। मगर CBI, अच्छा यहाँ के पुलिस में कौन पेपर देता है? हिमाचल के लोग है कि नहीं? वही तो होंगे ना, थानेदार और सब हिमाचली तो होते हैं। मगर सेंटर से आएंगे CBI से SSC CJL वाले लोग, बिहार, UP, झारखंड, जिनको हिमाचल से मतलब ही नहीं है, उनको यहाँ के लोगों से मतलब ही नहीं है, वो आएंगे तो निष्पक्ष छानबीन करके जाएंगे। इज इट ट्रू? यही कारण है कि वहाँ के लोगों के द्वारा छानबीन की गई प्योर होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, क्योंकि वहाँ का ऑफिसर जो है वो यहाँ का लोकल होता ही नहीं है, उससे सिर्फ आना है, छानबीन करनी है और फिर चले जाना है। तो उनका काम थोड़ा सा ऑनेस्टी वाला होता है। तभी तो CBI जिसके पीछे पड़ जाए फिर वो तो केस सॉल्व हो ही जाएगा। पर एक केस ऐसा था जिसे सॉल्व करने में CBI की हालत खराब हो गई थी। वो केस था आरुषि तलवार। देखी मूवी आपने? बहुत ही जबरदस्त है मूवी आरुषि तलवार। तलवार मूवी वैसा नाम, तलवार है मूवी का नाम। इरफान खान की मूवी है, मर्डर केस मिस्ट्री, नोएडा में हुई थी एक बार, सीरियस मर्डर की मिस्ट्री, और इसको CBI सॉल्व नहीं कर पाई थी। मूवी बहुत बढ़िया तलवार मूवी है, और उसमें CBI अपने एविडेंस के कारण कि हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं सॉल्व, तो उन्होंने झूठा भी एक बना दिया कि नहीं ऐसे ऐसे हुआ, और कोई प्रूफ ही नहीं उस बात का, ये भी हुआ था। तो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी उस कारण कि CBI इस केस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप मूवी देखोगे आपका दिमाग भी हिल जाएगा कि असल में हुआ क्या है, कैसे उसका मर्डर हुआ, किसने मर्डर किया, पता ही चल रहा है सीन क्या था। चलिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, नहीं कोई करेल सवाल खत्म, कुछ नहीं है। अब हाई कोर्ट जाएंगे वो